हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं। क्लास 9th का सब्जेक्ट है साइंस, जो पार्ट है केमिस्ट्री का। पहला चैप्टर है इकाई फर्स्ट, द्रव्य एवं व्यवहार। हमारे आस पास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला टॉपिक है द्रव्य, मैटर। द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। उदाहरण: जल, वायु, लकड़ी, हीरा, स्टील, कांच आदि सभी में द्रव्यमान होता है तथा सभी स्थान घेरते हैं। अगला टॉपिक है पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मैटर। पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद निम्नलिखित हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था निम्न। कहीं कहीं पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला टॉपिक है द्रव्यमान, मास। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है भार, वेट। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित हो जाता है। इसे स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। यदि द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल m एवं भार कैपिटल W हो तो यहाँ पर कैपिटल W नहीं, सॉरी, स्मॉल w है। स्मॉल w इक्वल टू m इंटू जी, जहाँ g होता है गुरुत्व जनित त्वरण। स्थान परिवर्तन के साथ g और w का मान परिवर्तित हो जाता है। अगला टॉपिक है आयतन, वॉल्यूम। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, किसी वस्तु के द्वारा जो भी स्थान घेरा जाएगा वह वस्तु का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। अगला टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि में से किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। इसे कैपिटल E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा ऊर्जा कैपिटल E हो तो आइंस्टीन के अनुसार कैपिटल E इक्वल टू mc², जहाँ c इक्वल टू प्रकाश का वेग। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अगला टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। वास्तव में पदार्थ विभिन्न आकार, आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। अगला टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। सेकंड नंबर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है तथा तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ताप वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं, जिसे अंतरा आणविक बल भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट है द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता जाता है। नोट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होता है ताप के। अतः ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों को तीन अवस्थाओं में क्रमशः ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित। यहाँ पर देखिए फिर से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था निम्न, तो निम्नलिखित हैं। आगे देखिए पहला पॉइंट है ठोस में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविम जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यही कारण है कि ठोस में कणों की स्थिति निश्चित होती है। सेकंड पॉइंट है ठोस का आयतन एवं आकार। ठोस के कणों के मध्य अंतरा आणविक बल अत्यधिक प्रबल होता है, अर्थात इनके मध्य अंतरा कणीय अवकाश बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप कणों की स्वतंत्र गति संभव नहीं हो पाती है तथा ये केवल एक निश्चित स्थान पर कंपन होते हैं। अतः यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था कंपन हो सकते हैं, ये कर जो है ये नहीं रहना चाहिए। अतः ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। थर्ड पॉइंट है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। अंतराकणीय स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस बहुत कम संपीड्य या लगभग असंपीड्य होते हैं। संपीड्य का तात्पर्य दाब लगाकर आयतन को कम करना है। अगला पॉइंट है गर्म करने पर प्रसार, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। फोर्थ नंबर है किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, अतः प्रसार यानी कि फैलाव होता है। परंतु ठोस के कणों के मध्य अंतराकणीय स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण इसे गर्म करने पर कणों का प्रसार बहुत कम होता है। 5 पॉइंट है घनत्व, डेंसिटी।
अंतराकणीय अवकाश बहुत कम होने के कारण इनके घनत्व उच्च होते हैं। द्रव्य अवस्था लिक्विड स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, द्रव कहलाती है। उदाहरण जल, तेल, ये सब क्या हैं? द्रव होती हैं। आगे देखिए, द्रव अवस्था के महत्वपूर्ण गुण धर्म निम्नलिखित हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर निम्न होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है द्रव में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। ठोस की अपेक्षा द्रव में अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है, जिस कारण इसके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। सेकेंड पॉइंट है द्रव का आयतन एवं आकार, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ लिक्विड। ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है तथा इसके अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अतः द्रव के अणुओं को गति करने की अधिक स्वतंत्रता होती है, जिसके फलस्वरूप इनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। थर्ड पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी, द्रव कम संपीड्य होते हैं क्योंकि ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं में अंतराण्विक स्थान अधिक होता है। फोर्थ पॉइंट है प्रसरण, एक्सपेंशन, द्रव ठोसों की तुलना में अधिक प्रसार दर्शाते हैं क्योंकि द्रव के अणुओं में अंतराण्विक स्थान ठोसों की तुलना में अधिक होता है। गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। देखिए, गैस अवस्था क्या होती है? द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, गैस कहलाती है। उदाहरण हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जल वाष्प, ये सब क्या हैं? गैसेस होती हैं। गैस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला है गैस में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल लगभग नगण्य तथा अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होने के कारण ये अनियमित रूप से सभी दिशाओं में अति तीव्र वेग से गतिशील होते हैं। सेकंड पॉइंट है गैस का आयतन एवं आकार, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ गैस। गैस के अणुओं के सभी दिशाओं में गतिशील होने के कारण इसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। ये उसी पात्र का आयतन व आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें ये रखे जाते हैं। अगला पॉइंट है संपीड्यता। गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, अतः दाब में वृद्धि करके गैस के अणुओं को समीप लाया जा सकता है। इस कारण गैस अत्यधिक संपीड्य होते हैं। अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। द्रव की इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अतः गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। पांचवा पॉइंट है घनत्व, डेंसिटी। अंतराण्विक स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। छठा पॉइंट है प्रसरण, एक्सपेंशन, दुर्बल या नगण्य। अंतराण्विक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण गैसें गर्म करने पर अत्यधिक प्रसारित होती हैं। ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त द्रव की दो अन्य अवस्थाएं भी होती हैं। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है?
द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु अनियमित अवस्था में होते हैं प्लाज्मा कहलाती है। यह अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अगला देखिए दूसरी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द्रव की वह अवस्था जो अत्यधिक यहाँ पर निम्न होना चाहिए। ये जो मिस प्रिंट है यहाँ पर होना चाहिए निम्न। निम्न ताप पर प्राप्त होती है। द्रव की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। अगला टॉपिक है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए ये कैसे परिवर्तित होता है, ठोस से गैस में या ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में और द्रव से ठोस में हो सकता है। ठोस से अगर गैस में होगा तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अगर ठोस से द्रव में चेंज होगा तो ये गलन कहलाएगा। द्रव से गैस में चेंज होगा तो ये वाष्पन कहलाएगा और गैस से द्रव में चेंज होगा तो ये संघनन कहलाएगा। और यहाँ पर द्रव से ठोस में होगा तो ये जमना कहलाएगा। ये बिल्कुल फिगर से आपको क्लियर प्रदर्शित किया गया है। अगला टॉपिक है गलन एवं गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया गलन कहलाती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस के लिए इसका मान निश्चित होता है। अगला पॉइंट है हिमीकरण एवं हिमांक, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। अगला टॉपिक है क्वथन एवं क्वथनांक। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए क्वथन, यहाँ पर देखिए होना चाहिए क्वथन। क्वथन एवं क्वथनांक अथवा वाष्पन, जल के उबलने की क्रिया क्वथन कहलाती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए क्वथन। क्वथन कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है वाष्पन कहलाती है। अगला पॉइंट है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए वाष्पन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं
तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण कपूर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठोस आयोडीन को I2 से प्रदर्शित करते हैं, नेपथलीन आदि। अगला टॉपिक है तापमान मापन का पैमाना, स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। देखिए, ताप को मापने के लिए 3 पैमाने प्रयोग किए जाते हैं। एक केल्विन होता है, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। तो पहला है केल्विन पैमाने पर ताप कैसे मापते हैं। केल्विन पैमाने पर ताप इक्वल टू होता है सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273.16। देखिए, केल्विन का टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273.16। सेकंड है केल्विन ताप की, सेकंड नहीं है इसमें, केल्विन ताप की SI इकाई जो है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाता है 273.16 केल्विन के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम 0 सेल्सियस पर इसको 273 केल्विन ही लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड वाला पैमाना है सेल्सियस पैमाने पर ताप कैसे मापते हैं। सेल्सियस पैमाने पर जो ताप होता है वो केल्विन पैमाने के ताप में -273.16 किया जाता है, यानी कि सेल्सियस का टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा केल्विन का टेम्परेचर -273.16। थर्ड है फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप से परस्पर जो संबंध है वो नीचे दिखाया गया है। F इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 3। इसको देखिए आप चेंज कर सकते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, इसीलिए इनमें संबंध प्रदर्शित किया गया है। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है। क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर निम्न होना चाहिए था, निम्न। द्रव में कार्यरत अंतराकणीय बलों की प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। सेकंड है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। थर्ड है तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। चौथा है वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण के प्रभाव। देखिए क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहला है गीली चादर का धूप में जल्दी सूखना, वाष्पीकरण के कारण ही होता है। सेकंड है पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना, वाष्पीकरण के कारण होता है। स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होना, वाष्पीकरण के कारण। गर्मी में सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव होना। चौथा पॉइंट है तेज धूप वाले दिन छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव करने से शीतलता महसूस होती है, जो वाष्पीकरण के कारण होता है। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया, द एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है विद्यालय कोचिंग। धन्यवाद दोस्तों।